पाठ क्रमांक 9। नए साम्राज्य और राज्य। चैप्टर नंबर 9। न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। क्या बताती हैं प्रशस्तियां? गुप्तवंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। What Prashastis tell us? We know about Samudragupta, a famous ruler of Gupta dynasty, from a long inscription inscribed on the Ashokan pillar at Allahabad. It was composed as a kavya by Harisena, who was a poet and a minister at the court of Samudragupta. प्रशस्ति यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे शासकों की प्रशंसा में लिखा जाता है। प्रशस्ति एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। प्रशस्ति, it is a special kind of inscription written in praise of any ruler. प्रशस्ति is a Sanskrit word meaning in praise of. समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। समुद्रगुप्ता's प्रशस्ति। The poet praised the king in glowing terms, as a warrior, as a king who won victories in battle, who was learned and the best of poets. He is also described as equal to the gods. The प्रशस्ति was composed in very long sentences. यहाँ एक वाक्य का अंश दिया गया है। योद्धा समुद्रगुप्त, जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। Here is a part of one such sentence. Samudragupta the warrior, whose body was most charming, being covered with the plenteous beauty of the marks of hundreds of scars caused by battle axes, arrows, spikes, spears, barbed darts, swords, iron clubs, javelins, barbed arrows, long arrows and many other weapons. वीणा बजाने वाला राजा समुद्रगुप्त को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। The king who played the veena, Samudragupta, has been shown on coins playing veena. हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। एक मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। 2 इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। 3 पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ आते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। 4 बाह्य इलाके के शासक, जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है, संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। Harisena describes 4 different kinds of rulers and tells us about Samudragupta's policies towards them. 1. The rulers of Aryavart, the area shaded in green on the map. Here there were 9 rulers who were uprooted, and their kingdoms were made a part of Samudragupta's empire. 2. The rulers of Dakshinpatha. Here there were 12 rulers, some of whose capitals are marked with red dots on the map. They surrendered to Samudragupta after being defeated, and he then allowed them to rule again. 3. The inner circle of neighboring states, including Assam, coastal Bengal, Nepal, and a number of Ghana Sanghas in the northwest,
marked in purple on the map. They brought tribute, followed his orders, and attended his court. 4. The rulers of the outlying areas, marked in blue on the map, perhaps the descendants of the Kushanas and Shakas, and the ruler of Sri Lanka, who submitted to him and offered daughters in marriage. विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय ने शको रुद्रसिम्हा तृतीय पर विजय के प्रतीक के रूप में स्थापित किया तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रम संवत The era beginning in the 58 BC is traditionally associated with Gupta king, Chandragupta II, who had founded it as a mark of victory over the Shakas, Rudrasimha III, and assumed the title of Vikramaditya. वंशावलियां पूर्वजों की जानकारी। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के प्रपितामह पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी मां कुमार देवी लिच्छवी गण की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्तवंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों, जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली, पूर्वजों की सूची से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक रुद्रसिम्हा तृतीय को परास्त किया। समुद्रगुप्त का दरबार विद्वानों से भरा था। Genealogies. प्रयाग प्रशस्तिस mentions Samudragupta's great-grandfather, grandfather, father and mother. His mother, Kumara Devi, belonged to the Lichavi Gana, while his father, Chandragupta, was the first ruler of the Gupta dynasty to adopt the grand title of Maharajadhiraja, a title that Samudragupta also used. His great-grandfather and grandfather are mentioned simply as Maharajas. Samudragupta in turn figures in the genealogies, lists of ancestors, of later rulers of the dynasty, such as his son, Chandragupta II. We know about him from inscriptions and coins. He led an expedition to western India, where he overcame the last of the Shakas. Samudragupta court was full of learned people. हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। हर्षवर्धन, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी है। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी तीर्थयात्री श्वेन त्सांग काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहां जो कुछ देखा, उसका विस्तृत विवरण दिया है। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला, तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी, उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। Harshavardhana and the Harshacharita. While we can learn about the Gupta rulers from their inscriptions and coins, we can find out about some kings from biographies. Harshavardhana, who ruled nearly 1400 years ago. His court poet, Banbhatta, wrote his biography, the Harshacharita, in Sanskrit. This gives us the genealogy of Harsha, and ends with his becoming king. Xuanzang also spent a lot of time at Harsha's court and left a detailed account of what he saw. Harsha was not the eldest son of his father,
but became king of Thanesar after both his father and elder brother died. His brother-in-law was the ruler of Kannauj and he was killed by the ruler of Bengal. Harsha took over the kingdom of Kannauj and then led an army against the ruler of Bengal. Although he was successful in the east and conquered Magad and probably Bengal also, he was not as successful elsewhere. He tried to cross the Narmada to march into the Deccan, but was stopped by a ruler belonging to the Chalukya dynasty, Pulkeshin II. पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया जहां कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रविकीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इसमें उनके पूर्वजों, खासतौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। रविकीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्रतीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोलवंशों ने समाप्त कर दिया। The Pallavas, Chalukyas and Pulkeshins Prashasti. The Pallavas and Chalukyas were the most important ruling dynasties in South India during this period. The kingdom of the Pallavas spread from the region around their capital, Kachipuram, to the Kaveri Delta, while that of the Chalukyas was centered around the Raichur Doab, between the rivers Krishna and Tungabhadra. Aihole, the capital of the Chalukyas, was an important trading center. It developed as a religious center, with a number of temples. The Pallavas and Chalukyas frequently raided one another's lands, especially attacking the capital cities, which were prosperous towns. The best-known Chalukya ruler was Pulkeshin II. We know about him from a prashasti, composed by his court poet Ravikirti. This tells us about his ancestors, who are traced back through 4 generations from father to son. Pulkeshin evidently got the kingdom from his uncle. According to Ravikirti, he led expeditions along both the west and the east coasts. Besides, he checked the advance of Harsha. There is an interesting play of words in the poem. Harsha means happiness. The poet says that after this defeat, Harsha was no longer Harsha. Pulkeshin also attacked the Pallava king, who took shelter behind the walls of Kachipuram. But the Chalukya victory was short-lived. Ultimately, both the Pallavas and the Chalukyas weakened due to wars and gave way to new rulers belonging to the Rashtrakuta and Chola dynasties. इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था? राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण था। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर, कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे, जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। कभी कभी
एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिसेन एक महादंड नायक होने के साथ साथ कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधिविग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। संभवतः वहां के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवा यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। How were these kingdoms administered? As in the case of earlier kings, land revenue remained important for these rulers, and the village remained the basic unit of administration. Kings adopted a number of steps to win the support of men who were powerful, either economically or socially, or because of their political and military strength. For instance, some important administrative posts were now hereditary. This means that sons succeeded fathers to these posts. For example, the poet Harisena was a Mahadandanayaka, or chief judicial officer, like his father. Sometimes, one person held many offices. For instance, besides being a Mahadandanayaka, Harisena was a Kumarmatya, meaning an important minister, and a Sandhivigrahika, meaning a minister of war and peace. Besides, important men probably had a say in local administration. These included the Nagrashreshthi or chief banker or merchant of the city, the Sarthavaha or leader of the merchant caravans, the Prathmakulika or the chief craftsman, and the head of the Kayasthas or scribes. These policies were reasonably effective, but sooner or later, some of these powerful men grew strong enough to set up independent kingdoms. एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे, पर इसके साथ साथ कुछ सेनानायक भी होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेनानायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। बदले में इनमें से कुछ को भूमिदान दिया जाता था। दी गई भूमि ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। जहां कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। A new kind of army. Like earlier rulers, some of these kings maintained a well-organized army, with elephants, chariots, cavalry and foot soldiers. Besides, there were military leaders who provided the king with troops whenever he needed them. They were not paid regular salaries. Instead, some of them received grants of land. They collected revenue from the land and used this to maintain soldiers and horses, and provide equipment for warfare. These men were known as Samanthas. Whenever the ruler was weak, Samanthas tried to become independent. दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ये सभाएं उपसमितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहां और नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रहीं। Assemblies in the southern kingdoms. The inscriptions of the Palwas mention a number of local assemblies. These included the Sabha, which was an assembly of Brahman landowners. This assembly functioned through subcommittees, which looked after irrigation, agricultural operations, making roads,
local temples, etc. The Ur was a village assembly found in areas where the landowners were not Brahmins. The Nagaram was an organization of merchants. It is likely that these assemblies were controlled by rich and powerful landowners and merchants. Many of these local assemblies continued to function for centuries. उस ज़माने में आम लोग जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राजकर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। चीनी तीर्थयात्री फाशियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। यह आवाज सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। Ordinary people in the kingdoms. We can catch an occasional glimpse of the lives of ordinary people from plays and other accounts. Kalidasa is known for his plays depicting life in the king's court. An interesting feature about these plays is that the king and most Brahmins are shown as speaking Sanskrit, while women and men other than the king and Brahmins use Prakrit. His most famous play, Abhijnana Shakuntalam, is the story of the love between a king named Dushyanta and a young woman named Shakuntala. We find an interesting description of the plight of a poor fisherman in this play. The Chinese pilgrim Fa Xian noticed the plight of those who were treated as untouchables by the high and mighty. They were expected to live on the outskirts of the city. He writes, if such a man enters a town or a marketplace, he strikes a piece of wood, in order to keep himself separate. People, hearing this sound, know what it means and avoid touching him or brushing against him. एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिसवाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। A fisherman finds a ring. A fisherman found a precious ring, which the king had given to Shakuntala, but which had been accidentally swallowed by a fish. When he went to the palace with it, the gateman accused him of theft, and the chief police officer was rather rude. However, the king was happy when he saw the ring and sent a reward for the fisherman. Then, the police officer and the gateman decided to take a share of the reward, and went along with the fishermen to have a drink. एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। राजा की सेना। राजा बड़ी मात्रा में साजोसामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीजें, जैसे बर्तन, असबाब, जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने का सामान, बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीजें शामिल होती थी। ये सारी चीजें ठेलेगाड़ियों पर या ऊंटों तथा हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लादकर ले जाई जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल तथा तुरही बजाते हुए चलते रहते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही,
गुड़ तथा फूलों का उपहार लाते थे तथा जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सकें। ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिलों में जुटे बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट लिखते हैं, पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। Banbhatta provides us with a vivid picture of the king's army on the move. The king traveled with an enormous amount of equipment. Apart from weapons, there were things of daily use such as pots, pans, furniture, golden footstools, food, including animals such as goat, deer, rabbits, vegetables, spices, carried on carts or loaded onto pack animals such as camels and elephants. This huge army was accompanied by musicians beating drums and others playing horns and trumpets. Villagers had to provide hospitality along the way. They came with gifts of curds, gur and flowers, and provided fodder for the animals. They also tried to meet the king and place their complaints and petitions before him. The army left a trail of destruction behind. Elephants often trampled down the huts of villagers, and the oxen yoked to the caravans of merchants ran away, scared by the tumult. As Banbhatta says, the whole world was swallowed up in dust. कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। गुप्त वंश की शुरुआत 1700 साल पहले। हर्षवर्धन का शासन 1400 साल पहले। Some important dates. Beginning of the Gupta dynasty, about 1700 years ago. The rule of Harshavardhana, about 1400 years ago. धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।